何べんも私に持ってきたいけども。टोक्यो 20 मई 1936। एक पुलिस ऑफिसर एक होटल रूम का दरवाजा खटखटाता है। अंदर एक औरत अकेले बैठी है, बिल्कुल शांत, जैसे किसी चीज का वेट कर रही हो। ऑफिसर्स पूछते हैं, आप सादा आबे हैं? वो मुस्कुराती है और सीधा जवाब देती है। हाँ, वही हूँ मैं। आप मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? और फिर सबको चौंकाने के लिए वो अपने किमोनो से एक चीज निकालती है, एक चीज जो 2 दिनों से उसके पास थी, जिसे वो अपने साथ लेकर सो भी चुकी थी, अपने साथ घुमा भी चुकी थी, जिसे वो अपने अंदर समाना चाहती थी। वो चीज उसके मरने वाले प्रेमी के शरीर का एक हिस्सा थी। ये कोई हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं है दोस्तों, ये 1936 के जापान में हुआ एक असली केस है। एक केस जिसने पूरे देश को इतना शॉक कर दिया कि पुलिस को एक नई तरह की पब्लिक पैनिक का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस औरत को ढूंढने के लिए। न्यूज़पेपर्स इसे आबे सादा पैनिक बुलाते थे। ये कहानी है प्यार की, जेलसी की और एक ऐसे ऑब्सेशन की जो इंसानियत की हर सीमाएं पार कर गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब पुलिस ने आखिरकार सादा आबे को ढूंढ लिया, उसने भागने की कोशिश तक नहीं की और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस का वेट कर रही थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कोर्ट में सादा ने क्या बोला, वो जवाब आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको मेरी तरह नेशनल, इंटरनेशनल, सॉल्व अनसॉल्व मिस्टीरियस केसेस में दिलचस्पी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देर किए चलिए इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। सादा आबे का जन्म 28 मई 1905 को हुआ था टोक्यो के कांदा एरिया में, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जो ततामी मैट्स बनाने का काम करती थी। वो अपने पेरेंट्स की 8 संतानों में से एक थी, लेकिन सिर्फ 4 ही बच्चे एडल्टहुड तक जिंदा रहे, जिसमें से सादा सबसे छोटी थी और अपनी माँ की लाडली। सादा का बड़ा भाई वुमेनाइजर था और अपने माँ बाप का पैसा लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ घर छोड़कर भाग गया था। और उसकी बड़ी बहन तेरेको के भी बहुत सारे लवर्स थे और वो उन सभी के साथ सेक्सुअली एक्टिव थी। जब सादा के माँ बाप को तेरेको के इन अफेयर्स के बारे में पता चला तो उसके पिता ने उसे ब्रॉथल में बेच दिया। उस वक्त सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी को पनिश करने के लिए ये कॉमन प्रैक्टिस थी। हालांकि ब्रॉथल में बेचने के कुछ महीनों बाद ही सादा के पिता ने उसकी बहन तेरेको को वापस घर ले आया और फिर उसकी शादी करा दी गई। और क्योंकि सादा के पिता ऑलरेडी रिच थे और क्योंकि सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी और ब्रॉथल उस वक्त लोगों के लिए कोई टैबू नहीं था, तेरेको की शादी में कोई इशू नहीं आया। सादा फैमिली की सबसे छोटी और लाडली बच्ची थी। उसे काफी छूट मिली। उसे गाना और समीसेन बजाने सीखने की इजाजत दी गई, जो उस वक्त घीसा और प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा एसोसिएट किया जाता था, ना कि किसी रिस्पेक्टेबल क्लासिकल ट्रेनिंग से। इधर अपनी बहन के कहानियों से प्रेरित सादा अक्सर स्कूल से भागकर अपनी म्यूजिक क्लास अटेंड करती थी और स्टाइलिश मेकअप करने और पहनने में अपना टाइम बिताती। उसे घीसा जैसी ग्लैमरस जिंदगी जीनी थी जिसकी तरफ उसको शुरू से ही अट्रैक्शन थी। घर में उसके बड़े भाई बहन के इशू के चलते उसे अक्सर बाहर भेज दिया जाता था ताकि वो उन चीजों से दूर रहे, जिसके चलते उसका काफी टाइम घर से बाहर बीतने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात उसके जैसी सोच रखने वाले उसी के उम्र के कुछ लोगों से होती है और उन सब का खुद का एक ग्रुप बन जाता है जो साथ में घूमता, उठता, बैठता और एंजॉय करता। परंतु इसी बीच सादा के जिंदगी में वो अंधेरा आया जिसको मिटाने की कोशिश में सादा अंधेरे में धंसती चली गई। मात्र 14 साल की उम्र में उसी ग्रुप के एक लड़के ने उसका रेप कर दिया। ये बात जब उसके पेरेंट्स को पता चली तो उस लड़के को पनिश करने के बजाय वो लोग सादा को ये जताते रहे कि ये बात बहुत ही कॉमन बात है, पर वो उसके साथ है। सादा का मेंटल सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगा। वो चिड़चिड़ी हो गई, उसका बाहर जाने का मन नहीं करता और वो अक्सर खुद को घर में बंद रखती। पर इन सब में अपनी बेटी का साथ देने के बजाय उसके पेरेंट्स ने, जो उस जमाने में फीमेल सेक्सुअल मिसकंडक्ट को पनिश करने का एक कॉमन तरीका था, सादा को योकोहामा के घीसा हाउस में बेच दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पहले उसकी बहन तेरेको को साथ किया था। और उनका बहाना था कि सादा बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है और वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती है और उसे सुधारने के लिए उसे बेचना जरूरी था। घीसा की जिंदगी सादा के लिए वो ग्लैमर नहीं लेकर आई जिसका उसने सपना देखा था।
घीसा वर्ल्ड में स्ट्रिक्ट रैंकिंग्स होती थी और सादा कभी ऊपर के रैंक्स तक नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब था कि उसका ज्यादातर काम क्लाइंट्स को सेक्सुअली सेटिस्फाई करना बन गया, ना कि ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट। 5 साल तक सेक्स वर्क करने के बाद उसे सिफिलिस हो गया, जिसके बाद उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन और भी ज्यादा बढ़ गई और उसे लो रैंक घीसा की जगह एक आम प्रोस्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया जाने लगा। सादा ने अपनी लाइफ में कई रिलेशनशिप ट्राई किए, कई शहरों में रही, लाइसेंस्ड और इल्लीगल दोनों तरह की सेक्स वर्क की। इसी बीच उसने प्रोस्टिट्यूट की जिंदगी छोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी कभी नहीं आई जिसकी उसे तलाश थी। फरवरी 1936 में सादा आबे को टोक्यो के एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब मिल गई। इस रेस्टोरेंट का ऑनर था किचिजियो इशिदा, एक शादीशुदा आदमी जिसकी अपनी वाइफ थी, लेकिन जो अपनी एम्प्लॉयज के साथ अफेयर्स रखने के लिए जाना जाता था। सिर्फ 2 महीनों के अंदर सादा और किचिजो के बीच एक इंटेंस ऑब्सेसिव रिलेशनशिप बन गया। अप्रैल 23, 1936 को दोनों एक टोक्यो के होटल में चेक इन करते हैं, सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात के लिए। लेकिन वो एक रात 4 दिन में बदल जाती है। 4 दिन तक दोनों कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। होटल स्टाफ जब उनके रूम में चाय लेकर आते या कुछ भी लेकर आते, तब भी वो दोनों अपने ही में खोए रहते। लेकिन जब ये एक्सटेंडेड स्टे खत्म हुई, किचिजो अपनी वाइफ के पास वापस चला जाता है। सादा को इससे इंटेंस जेलसी होने लगती है। वो शराब पीना शुरू कर देती है। मई में वो एक किचन नाइफ खरीदती है और किचिजो को धमकी देती है कि अगर वो दोबारा अपनी वाइफ के पास गया तो वो उसे मार देगी। अजीब बात यह है कि किचिजो इस धमकी से डरा नहीं, बल्कि उसे इसमें एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस हुई। दोनों का अफेयर फिर से शुरू होता है और इस बार नाइफ को भी उन दोनों ने अपनी इंटीमेसी का हिस्सा बना लिया। और किचिजो सादा से ये भी बोलता है कि इसके साथ वो चोकिंग भी इन्वॉल्व करे। जी हाँ, मई 16 को 2 घंटे तक चली इस तरह की एक्टिविटी के बाद किचिजो को काफी दर्द महसूस हुआ। उसने हंसी हंसी में सादा से कहा कि अगली बार वो उसे चोक करके मार ही दे, क्योंकि जब वो रुकती है तभी ज्यादा दर्द होता है। सादा ने इस बात को उस वक्त शायद एक मजाक की तरह लिया, लेकिन ये बात उसके दिमाग में कहीं गहरी बैठ गई। 2 दिन बाद 18 मई 1936 की सुबह तकरीबन 2 बजे जब किचिजो सो रहा था, सादा ने उसे उठाया। दोनों ने फिर से करना शुरू किया और इस बार सादा चोक करते हुए रुकी नहीं। उसने अपनी प्रेमी को ऐसा चोक कर दिया जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं गया। बाद में पुलिस को दिए गए अपने बयान में उसने कहा कि किचिजो को मारने के बाद उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। एक तरह की क्लैरिटी महसूस हुई। किचिजो के शरीर के पास सादा कई घंटों तक बैठी रही। फिर उसने अपनी किचन नाइफ निकाली और किचिजो के जेनिटल्स काट दिए, उसका पीनस और उसके टेस्टिकल्स। उसने उन्हें एक मैगजीन कवर में लपेटा और अपने साथ रख लिया। किचिजो के खून से उसने उसकी जांघ पर और बेडशीट पर लिखा, शादा इशिदा नो किची फुतारी किरी, जिसका मतलब था सादा और किचिरा दोनों साथ हैं। फिर उसने उसी नाइफ से अपना नाम सादा किचिजो की लेफ्ट आर्म पर लिख दिया। उसके बाद उसने किचिजो के अंडरवेयर पहने और सुबह तकरीबन 8 बजे होटल से निकल गई। स्टाफ को बोलती हुई निकली कि इशिदा को डिस्टर्ब ना करे। जब होटल स्टाफ को किचिजो की लाश मिली और इसका क्रिप्टिक मैसेज देखा, ये खबर तहलका मचा दी। पूरे जापान में एक पैनिक फैल गई। लोग सादा आबे के साइटिंग्स रिपोर्ट करते रहे अलग अलग शहरों में, जिनमें से ज्यादातर फॉल्स निकले। एक फॉल्स साइटिंग की वजह से गिंजा एरिया में तो इतनी भागम भाग मची कि ट्रैफिक जैम हो गया और क्राउड में स्टिम्पेड तक होते होते बचा। इस वक्त जापानीज न्यूज़पेपर ने इस केस को हिस्टोरिकल तौर पर गो इची हाची इंसिडेंट भी बुलाया। लेकिन जब पूरा जापान सादा आबे को ढूंढ रहा था, वो खुद क्या कर रही थी? मई 19 को उसने शॉपिंग की और एक सिनेमा भी देखने गई। एक फेक नाम के नीचे उसने शिनगावा एरिया के एक इन में स्टे किया, जहां उसने मसाज करवाया और 3 बॉटल्स बियर की पी। उसने अपना दिन फेयरवेल लेटर्स लिखने में बिताया, किचिजो के लिए, अपने एक पुराने प्रेमी के लिए और एक दोस्त के लिए। सादा ने प्लान किया था कि मर्डर के 1 हफ्ते बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेगी। इन 2 दिनों के दौरान वो किचिजो के शरीर के उन हिस्सों के साथ जो उसने अपने साथ रखे थे सो भी रही थी। मई 20 को शाम तकरीबन 4 बजे पुलिस डिटेक्टिव, जिन्हें उस फेक नाम पर शक था जिसके नीचे उसने इनमें रजिस्ट्रेशन किया था, उसके रूम में पहुंच गए।
उन्हें देखकर सादा उनसे बोलती है कि इतना फॉर्मल मत रहिए। उसने कहा, आप सादा आबे को ढूंढ रहे हैं ना? वो मैं ही हूँ, मैं ही सादा आबे हूँ। पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने सोचा ये कैसे हो सकता है, शायद कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा हो। पर उसने खुद प्रूफ दिखाया कि चीज़ों के जेनिटल्स निकालकर। सादा आबे को अरेस्ट कर लिया गया और 8 अलग अलग सेशन में इंट्रोगेट किया गया। जब उससे पूछा गया कि उसने किचीज़ों के जेनिटल्स क्यों रखे, उसका जवाब था, क्योंकि मैं उसका सर या पूरा शरीर तो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। मैं उसका वो हिस्सा अपने साथ रखना चाहती थी जो मुझे उसकी सबसे ज़्यादा यादें दिलाता। इंट्रोगेशन लेने वाले ऑफिसर्स ने बाद में बताया कि जब उससे पूछा गया कि उसने किचीज़ों को क्यों मारा, उसका डिमीनियर अचानक बदल गया। वो तुरंत ही एक्साइटेड हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक उठी। उसका जवाब था, मुझे उससे इतना प्यार था कि मैं उसे सिर्फ अपना बनाना चाहती थी, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ नहीं थे, तो जब तक वो जिंदा था कोई भी दूसरी औरत उसे अपना सकती थी। सादा आबे के ट्रायल ने पूरे जापान का ध्यान खींच लिया। उसके टेस्टिमनी ने एक ऐसा अफेयर रिवील किया जो शुरू से ही ऑब्सेसिव था, जिसमें एक्सट्रीम सेक्सुअल प्रैक्टिसेस शामिल थी, जिसमें बार बार की चीज़ों के ही रिक्वेस्ट पर एस्फिशिएशन की एक्टिविटीज होती थी, जो आखिर में उस फेटल इंसिडेंट तक पहुंची। प्री वार जापान उस वक्त डिकेडेंट मीडिया पर बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगा रहा था, क्योंकि देश वॉर की तैयारी कर रहा था और अथॉरिटीज सोशल डिसिप्लिन बनाए रखना चाहती थी। कई थिएट्रिकल एडेप्टेशन जो इस केस पर बने, उन्हें जल्दी ही बैन कर दिया गया। फिर भी इस केस ने इतना ज़्यादा पब्लिक फैसिनेशन क्रिएट किया कि ये एक मिथिक स्टेटस पा गया। आर्टिस्ट, फिलोसोफर्स, नॉवेलिस्ट और फिल्म मेकर्स ने आगे चलकर इसे बार बार अपने काम में एक्सप्लोर किया। दिसंबर 21, 1936 को सादा आबे को 2nd डिग्री मर्डर और कॉर्प्स म्यूटिलेशन का कन्विक्ट किया गया। सादा ने खुद डेथ पेनल्टी मांगी थी, लेकिन उसे सिर्फ 6 साल की सज़ा सुनाई गई। वॉर टाइम कम्यूटेशन और अच्छी बिहेवियर की वजह से उसने सिर्फ 5 साल ही जेल में बिताया और नवंबर 10, 1940 को उसे रिलीज कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद सादा आबे ने अपनी नोटोरिटी का थोड़ा फ़ायदा उठाया। उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसकी कहानी पर एक फिल्म भी बनी। वक्त के साथ वो पब्लिक अटेंशन से दूर होती गई। उसने एक वेट्रेस की जॉब ली और कभी कभी क्यूरियस जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज देती रही। फिर 1970 में वो अचानक से गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसने सुसाइड कर लिया, कुछ कहते हैं कि वो एक कॉन्वेंट में चली गई, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। वो एक दिन थी और अगले दिन नहीं थी। किचिज़ो इसिदा के जेनिटल्स जो सादा ने अपने साथ रखे थे, उन्हें टोक्यो मेडिकल स्कूल के पैथोलॉजी म्यूजियम में भेज दिया गया था, पर 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद वो भी गायब हो गए। सादा आबे की कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी ऑब्सेशन की कहानी है जो धीरे धीरे अपनी हर लिमिट पार कर गई। एक रिलेशनशिप जिसमें प्यार, जेलसी और कंट्रोल इतना गड़बड़ हो गए कि आखिर में सिर्फ तबाही बची। आज भी हिस्टोरियंस और राइटर्स इस बात पर बहस करते हैं कि सादा आबे को सिर्फ एक डेविएंट किलर की तरह देखा जाए या एक ऐसी औरत की तरह जिसका बचपन ही ट्रॉमा से भरा था, एक जिसे कभी एड्रेस नहीं किया गया, एक फैमिली जिसने उसे पनिशमेंट के तौर पर घीसा हाउस में बेच दिया, और एक सोसाइटी जिसने उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये दोनों बातें साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं कि उसका पास जेन्युइनली ट्रैजिक था, और ये भी कि जो उसने किचीज़ों के साथ किया वो एक चूज एंड डेलिब्रेट एक्ट था जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसी की थी। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले शनिवार 6:30 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय।